न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओलंपिक कोटा ले चुके मेरठ के खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। आपको बता दें, भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र द्वारा शाम 5 बजे आयोजित वर्चुअल बैठक में खिलाड़ी शामिल होंगे। तो यहाँ सरूरपुर क्षेत्र के गांव कलीना में शूटर सौरभ चौधरी के आवास पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी और लखनऊ से साई के उच्च अधिकारी कलीना गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ साई के सदस्य सरधना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी एथलीट अन्नू रानी और माधवपुरम निवासी प्रियंका गोस्वामी के आवास पर मौजूद रहेंगे। वर्चुअल बैठक में खिलाड़ियों के साथ परिजन भी लाइव रहेंगे, जिसको लेकर खिलाड़ियों के परिजन बेहद उत्साहित है। सौरभ के बड़े भाई नितिन चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना हमारे लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 से होने वाले हैं, आपको बता दें। लेकिन उससे पहले सियासी जो दल हैं वो यूपी में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सियासी सरगर्मियां इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कोरोना के बढ़ते मामले कम होने लगे हैं और यहां कम होने के बाद भी सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब यूपी के दौरे पर आने वाली हैं और उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई है जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि होर्डिंग में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर गायब है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान भी इस पोस्टर के जरिए कर दिया था। यानी कि यूपी में चुनाव की सारी जो कमान है वह प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में होगी। उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका होगी और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे से मिशन यूपी का भी आगाज कांग्रेस करने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी का दौरा 14 जुलाई से प्रस्तावित है और वह 17 जुलाई तक 4 दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान आपको बता देते हैं कि कई अलग अलग बैठक कर संगठन की तैयारियों को भी परखा जाएगा। और दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, लोगों का यही कहना है कि मास्क लगाकर जरूरी है, लेकिन यहां मंडी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। दुकानदारों का इस मामले में ये कहना है कि बिना मास्क के सब्जी मंडी में इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही सब्जी खरीदने दी जाएगी। तो यहाँ लोग मास्क लगाकर ही मंडी में आएंगे। हमें खुद इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि थर्ड वे आ रही है। थर्ड वे कहते हैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम अपने एहतियात नहीं बरतेंगे तो उससे आगे जाके हमें परेशानी होगी। तो इसलिए कृपया करके मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और कम से कम सैनिटाइज़र का जरूर इस्तेमाल करें। मास्क बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मास्क के बिना बहुत ही दिक्कत होती है। अब सुनने में आया कई मार्केटें बंद होती हैं, सदर वगैरह बंद हुआ 3 दिन के लिए, लक्ष्मी मार्केट बंद हुई 10 दिन के लिए, तो वो चीज़ गलत है। अगर वो उसका इफेक्ट हमें ही पड़ेगा, कल को हमारा ही काम पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना मास्क लगा के चलें और सोशल डिस्टेंस रखें। मंडी में जो भी आता है कृपया मास्क लगा के आएँ। दुकानदार को चाहिए अगर मास्क नहीं लगाया तो आप उसको सामान नहीं दें। इससे जागरूकता फैलेगी कि हम मंडी में जाएंगे, मास्क लगाएं तो हमें सामान मिलेगा। उससे सेफ भैया मास्क वगैरह तो ज़्यादा लोग लगा के घूम ही रहे आज की डेट में। अगर नहीं लगा तो चालान काट रहे हैं 2000 रुपये का सीधा। और ये तो हमारी सुरक्षा के लिए, किसी और के लिए थोड़ी ना है। पूरा ध्यान रखा। सैनिटाइजर ये रहा हमारे हाथ में, सैनिटाइजर है हमारे हाथ में। हमारी दुकान पे जितने आदमी सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं और बाकायदा मंडी के अंदर भी मास्क लगा के घूम रहे हैं सब। और कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने चीन को लेकर कहा कि हो सकता है सरकार चीन से सही तरीके से बात नहीं कर पा रही हो और यहाँ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने यूपी में जनसंख्या के मामले को लेकर भी बयान दिया है कि चीन के ऊपर भारत सरकार के द्वारा अनेक वार्ता, डायलॉग, हर स्तर की वार्ता के बावजूद वो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वो निरंतर भारतीय सीमा में आके हस्तक्षेप करता है। अभी जो लद्दाख की घटना हुई है वो वाकई चिंता की बात है। दलाई लामा जी के जन्मदिन के उत्सव पर आपत्ति जताते हैं हिंदुस्तान की सीमा में आके, और उसके बाद चले जाते हैं बेरोक टोक। तो ये मैं समझता हूँ कि या तो चीन हिंदुस्तान को राजनीतिक दृष्टि से बहुत हल्के में ले रहा है,
या जो हमारे जो प्रयास हैं, जो वार्ता है, वो सही स्ट्रेटजी के साथ में नहीं हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण प्रारूप जो ऑब्जेक्शन के लिए गजट किया है, उसके ऊपर अनेक प्रतिक्रिया आई है। लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, काफ़ी आपत्ति दर्ज की है कि गरीब लोगों को SC/ST जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। और ये टिप्पणी की गई है। और नीतीश कुमार जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही, मैं स्वागत करता हूँ ऐसी बात का। उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण तभी होगा जब हमारे देश की महिलाएं वो और वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने आतंकियों को लेकर कहा है कि यूपी में आतंकियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यूपी के पुलिस वालों की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी अपना बयान दिया है, आइए सुनवाते हैं। 2014 से लगातार काम कर रही है और जो अल कायदा का मॉड्यूल यूपी में पकड़ा है, ये यूपी पुलिस की शाबाशी का वक्त है। इस पे राजनीति ना करके सभी नेताओं को चाहिए कि आतंकवाद एक श्राप है, उस श्राप के खिलाफ लड़ना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं सभी नेताओं से कहूंगा, इस पर राजनीति नहीं, शाबाशी के दिन बहुत आगे जा चुका। अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल नहीं, टूरिज्म कैपिटल बनना है। इसलिए ऐसे बयान देकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को। और वहीं पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में हाल ही में एक 14 वर्षीय नाबालिग की ओवरडोज इंजेक्शन से मौत हो गई थी। और इस मामले में कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बलजीत सिंह चहल ने पीड़ित परिवार के पास जाकर संवेदना व्यक्त की और परिवार को आश्वासन दिया कि पुलिस और दवा डीलरों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर चहल ने पीड़ित परिवार को उनके खाते में आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। तो यहाँ परिवार को लड़की की शिक्षा के लिए भुगतान करने और लड़की की शादी में मदद करने का भी आश्वासन दिया। भाई जी ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 60 ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ 4000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਘਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ। यूपी के बरेली की बात कर लेते हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 60 जिला पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। बताया जा रहा है कि बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों और अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाई। और ये भी बता दें कि बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप समेत सभी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। जहां बीजेपी की नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने सभी 60 जिला पंचायत सदस्यों के साथ शपथ ली। जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने कहा कि वो बात करने पर नहीं, काम करने पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि वो खुद प्रत्येक गांव में जाएंगी और वहां विकास के कार्य करवाएंगी, साथ ही हर गांव में नीम का पेड़ भी लगवाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी ग्रीनरी का ध्यान रखूंगी और भी जो भी उद्योग अपने इस कार्यकाल को मैं चाहूँगी कि मेरा काम जाना चाहिए। मैम आपकी आगे क्या रणनीति रहेंगी? रणनीतियाँ सिर्फ मैं काम मैम आपका नाम रश्मि पटेल जी है, ये आप पहली बार आया है, बीजेपी ने आप पे
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भरनी ने 12 जुलाई को बताया कि राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण और एक पूर्व होटल बुकिंग अनिवार्य है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट, ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण और पूर्व होटल बुकिंग की सूचना जारी की गई थी। उस दौरान सप्ताह के अंत में दौरान लगभग 4000 वाहनों को मसूरी और नैनीताल से वापस भेजा गया। उत्तराखंड शासन ने और उत्तराखंड पुलिस ने जो है इस पे तत्परता दिखाते हुए जो है ये जो अभी वीकेंड गया उसके लिए एक व्यवस्था करी थी, जिसमें कि जो जितने भी पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं उनको एक मैसेज दिया गया था कि आप अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करा के आए और जो है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जरूर करा के आए। और उनको ये भी कहा गया था कि अगर आपको होटल में बुकिंग नहीं है तो आपको लौटाया भी जा सकता है वापस। तो हमने इस तरह से प्लानिंग करी कि जहाँ जहाँ ऐसे पर्यटक स्थल है जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसमें बॉर्डर चेक पोस्ट लगाए गए, आने वाले हर पर्यटक की हमने चेकिंग करी। और जो वीकेंड अभी गया सैटरडे संडे, इसमें लगभग जो है 4000 वाहन तो मसूरी से लौटाए गए, 4000 वाहन नैनीताल से लौटाए गए। तो मेरी जो है सभी जो है पूरे भारत के जितने भी पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आ रहे उनसे विनम्र अनुरोध है, उनसे विनंती है कि अगर आप उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं तो अपना आरटी-पीसीआर जरूर करा के लाए, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और जो है अब होटल की बुकिंग अपनी होगी तभी। और वहीं यूपी के चित्रकूट में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल अपने बीमार बच्चे को दिखाने जा रहे पिता के साथ कोतवाली पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। युवक के पास मोटरसाइकिल के कागजात और हेलमेट नहीं मिलने पर पुलिस ने 2 साल के बच्चे के सामने उसके पिता के साथ बेहद सख्त रुख अख्तियार किया और उसे घसीटते हुए गाड़ी में बंद कर दिया। आप ये वीडियो भी साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ सोशल मीडिया पर पुलिस के इस क्रूरतापूर्ण रवैये की जमकर निंदा हो रही है। आपको बता दें कि यूपी के चित्रकूट का ये मामला है, जहां युवक को घसीटते हुए गाड़ी में बंद किया गया और इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ पुलिस की इस क्रूरता घटना के लिए और जो ये वारदात को अंजाम दिया गया उसके लिए पुलिस की निंदा की जा रही है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस युवक को घसीटा जा रहा है और यहाँ इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो यहाँ प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और यूपी के सीतापुर में दिहाड़े तमंचे के बल पर लूट करने का मामला सामने आया। दरअसल यहां सदना थाना क्षेत्र के बैंक से 1,63,000 रुपए निकालकर अपने सेंटर की ओर जा रहे युवक को 2 नकाबपोश लुटेरों ने अपना शिकार बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की सूचना से हड़कंप भी मच गया। आपको बता दें, मौके पर एसपी समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया और घटना की जो जानकारी है वो आईजी रेंज लक्ष्मी और कप्तान सीतापुर पुलिस बल समेत मामले की जाँच में जुट गई है। आज एक सीएसपी चलाने वाले सुरेंद्र जी हैं, जो आज इंडियन बैंक से करीब 1,63,000 रुपये निकाले थे। उनका आरोप है कि मैं बैंक से पैसे निकाल के बाइक से अपने गांव जा रहा था। नहर के पास रास्ते में 2 लोग आए और इन लोगों ने हमारा बैग छीन लिया। उन लोगों ने कहा पेमेंट हमको आप दे दीजिए और पैसे लेकर के वो पीछे वापस भाग गए। उनकी तहरीर पे थाने पर मुकदमा लूट का दर्ज कर दिया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी रेंज महोदया के द्वारा भ्रमण किया गया है। करीब 6 टीमों का गठन किया गया है। मैं स्वयं इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। इसमें 2 क्षेत्राधिकारी और 5 SHO और हमारी सर्वेलेंस वर्ग की टीम लगी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्लू हम लोगों को मिले हुए हैं। बहुत ही जल्द घटना को वर्कआउट हम लोग करेंगे। अभी आरोपियों का कोई पता नहीं चला? नहीं, आरोपियों का नाम तो नहीं आया है, लेकिन जो विक्टिम है उनके द्वारा कुछ क्लूज दिए गए हैं और पूर्व से जो हमारे यहाँ क्राइम पे काम करने वाली जैसे कि टीम स्वाट सर्वेलेंस की, उनको कुछ जानकारी है इसके बारे में। हमारी टीमें इस समय दबिश दे रही हैं और आप देखेंगे बहुत जल्दी घटना वर्कआउट हो जाएगी। सर, घटना कहाँ पे हुई है?
ये घटना जो राला मऊ है उसके बगल में नहर है, नहर की पुलिया पे घटना हुई है, जैसे सड़क के बगल में हुई है। तो इससे ही लग रहा कि कोई जानकार व्यक्ति है जो इनको जानता कि ये CSP संचालक है और ये पैसे लेके निकाल के जा रहे थे, क्योंकि जो जिन लोगों ने घटना कारित की है वो सब लोगों ने पेमेंट की बात की है, पेमेंट वही बात करता है इसको जानता। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में उत्तर विभाग साइबर सेल ने एक नामी गिरामी कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरियर गाइड्स की ट्रेनिंग देने वाले टीचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यहां मैनेजमेंट क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कईयों से ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था और इसने न सिर्फ फर्जी मेल आईडी बनाई और बल्कि फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी थी और यहाँ फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवाई गई। तो यहाँ साइबर सेल ने इसे जोगेश्वरी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसको न्यायालय ने 13 जुलाई तक साइबर कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। चीटिंग करने का मामला सामने आया है, जहां गुरु ने लॉकडाउन और कोरोना काल का बहाना बनाकर न सिर्फ एडमिशन की बात कही बल्कि उसको ऑनलाइन क्लासेस भी करवा दिया। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ ऑफिसर मौजूद है कि किस तरह से उसके साथ चीटिंग हुई थी और कितने मामले दर्ज हुए। जी बताइए। ये कंप्लेंट ने कंप्लेंट हमारे पास दिया था, बट इनकी लड़की का जो एडमिशन किया था, उनका मैनेजमेंट से एडमिशन होने वाला था, तो उसके लिए उन्होंने 9 लाख पे किया था, ये जो अक्यूज्ड है उनको। तो उन्होंने ऐसे ही कॉलेज का ईमेल आईडी फेक बना के उनको मेल किया तो कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ और उसके बाद उन्होंने 9 लाख पे किए और बाद में वो लड़की का बाकी स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन लेक्चर भी जूम पे स्टार्ट किया। तो उनको बिलीव हुआ कि अपना एडमिशन हुआ, कॉलेज भी स्टार्ट हुआ और 8 दिन के बाद उसने लेक्चर्स लेना बंद किया। तो उनको समझ में आया कि हमारे साथ चीट हुआ है, तो वो हमारे पास आए और एक कंप्लेनेंट है, उन्होंने ईस्ट साइबर में कंप्लेंट दिया था, वहाँ पे उसको अरेस्ट किया। उसके बाद हमने हमारे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया। मैडम, आरोपी के बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से ये लोग बच्चों को चीट करता था? आरोपी ने BSc किया है और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह क्लासेस लेता था, दूसरे क्लासेस के लिए काम करता था फ्रीलांसिंग, और अभी लॉकडाउन की वजह से उसका वो जॉब छूट गया। तो अभी मिस इंक्वायरी में उसने बताया कि सोर्स ऑफ अर्निंग या फिर उसकी जॉब छूटी तो इसने ये दिमाग लगाया और ये सब किया है। पीसी कब तक मिली है? क्या इसके पहले भी कोई गुनाह दर्ज है उसके ऊपर? पीसी 13 जुलाई तक है। और यूपी के मथुरा वृंदावन में उस समय हाहाकार मच गया जब किसी ने पुलिस को ये सूचना दी कि गांव के पुल से एक युवक ने यमुना में छलांग लगा दी है, जिसके चलते युवक के परिजन गांव में पहुंच गए और बताया जा रहा है कि युवक को ढूंढने की गुजारिश करने लगे। काफी ढूंढने के बाद भी दोपहर 12 बजे तक युवक की लाश नहीं मिल पाई। बता दें कि लगभग 3 बजे के करीब युवक की लाश यमुना के किनारे मिली और आनन फानन में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की बात कही है और वहीं जैसे ही युवक की लाश उसके घर पहुंची तो परिजनों ने रात को सड़क पर शव रखकर मथुरा वृंदावन रोड जाम कर दिया, जिसको देखकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। वहीं कोतवाली प्रभारी शशि प्रकाश शर्मा तुरंत मौके पर पहुंच गए और परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मवेशियों के वध और उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इसके तहत हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख बीफ नहीं खाने वाले समुदाय और वो स्थान जहां किसी मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है और एक नया कानून बनाने और पूर्व के
असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करने की आवश्यकता थी, जिसमें मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।